नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ईओआरओ के लिए अपना जो पार्ट बी है, जो 40 नंबर का यहाँ पे अपने आने वाला है। और इस 40 नंबर में से 40 नंबर जो है वो कैसे अर्जित किए जाए, इसके लिए हम जो है वो पूरे जो अपना जो नगर पालिका एक्ट है 2009 का, तो 2009 के नगर पालिका एक्ट को हम आज यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। पहली क्लास जो है वो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो पूरा एक्ट जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और जो है बड़ी ही सावधानी पूर्वक आप जो पूरे क्लास को जो है देखिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और खुद भी इसको सब्सक्राइब कर ले। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की। देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 की अगर हम बात करें तो ये जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है वो 2009 का 18। देखिए, आरपीएससी इसी तरह से पूछेगी, 18वां एक्ट था ये। 2009 का कौन सा एक्ट था? 18वां एक्ट था। 2009 का कौन सा एक्ट था? 18वां एक्ट था। अब इसकी अधिसूचना की अगर हम बात करें, भाई इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? तो हमें याद रखना है कि इसकी जो अधिसूचना थी वो अधिसूचना आपकी कब जारी हुई? भाद्र 20। पूरा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीएससी का कोई भरोसा नहीं किस तरह से आप सिर्फ तारीख याद रखोगे और पूछ लिया जाएगा इस तरह से। भाद्र 20 शुक्रवार, कुछ भी पूछ सकते हैं। साकेत 1931। और सबसे अंत में जो आप बेसिकली याद रखते हैं, 11 सितंबर 2009। 11 सितंबर 2009। ये तो सभी याद रखते हैं 11 सितंबर 2009। लेकिन ऊपर वाली पूछ ली तो पूरा याद रखना है। भाद्रपद 20 शुक्रवार, साके 1931, 11 सितंबर 2009। इस दिन क्या हुआ? इस दिन अधिसूचना जारी हुई। क्या हुआ भाई? इस दिन अधिसूचना जारी हुई। उसके साथ साथ इसी दिन एक काम और हुआ। क्या हुआ? राज्यपाल की अनुमति, राज्यपाल महोदय की अनुमति कब प्राप्त हुई? राज्यपाल महोदय की अनुमति की अगर तारीख पूछी जाए तो वो भी इसी दिन प्राप्त हुई। राज्यपाल महोदय की अनुमति की तारीख भी यही है। ठीक है, तो याद रखना है, चाहे राज्यपाल महोदय की अनुमति की तारीख पूछी जाए या फिर इसकी अधिसूचना की तारीख पूछी जाए, दोनों की दोनों क्या है? सेम है, दोनों की दोनों एक है। याद रखें एक बार फिर से, भाद्रपद 20 साके शुक्रवार, साके 1931 और तारीख 11 सितंबर 2009। 2009 का कौन सा एक्ट था? 2009 का 18वां एक्ट था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भाई ये जो एक्ट आपका था वो भारत के गणराज्य के कौन से वर्ष में जारी हुआ? भारत के गणराज्य के कौन से वर्ष में जारी हुआ? तो 60वें वर्ष। भारत के गणराज्य के 60वें वर्ष में जारी। भाई ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि हम बेसिक इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन आरएस प्री से हम जो है वो पूरी उसके बाद में पूरी सावधानी पूर्वक हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को जो है वो पूरी तरह से डिटेल करके चलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात हो गई अपने नगर पालिका एक्ट के बारे में जो सामान्य जानकारी थी। अगर हम इसकी दूसरी ओर से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई नगर पालिका एक्ट जो है उसको अनुमति कब मिली? राज्यपाल महोदय की, या उसकी अधिसूचना कब जारी हुई? तो दोनों के लिए एक ही चीज आएगी, भाद्रपद 20 शुक्रवार, साकेत 1931, 11 सितंबर 2009। भारत के गणराज्य के 60वें वर्ष में ये जारी किया गया। ठीक है, और 2009 का ये कौन सा एक्ट था? 2000 का संख्याक कौन सा था? तो 18वां एक्ट था। 2009 का कौन सा एक्ट था? 18वां एक्ट था। ठीक है, उसके बाद में आगे हम चलते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं भाई, 2009 का ये जो एक्ट है आपका, ठीक है, नगर पालिका एक्ट 2009, इसके अंदर आपको पूछा जाए कि भाई अध्याय कितने हैं। दूसरी चीज पूछी जाती है धाराएं कितनी है।
और तीसरी पूछी जाती है अनुसूचियां कितनी है। तीन चीजें पूछी जाती है, अध्याय कितने हैं, धाराएं कितनी है और अनुसूचियां कितनी है। तो 17 अध्याय, कितनी है 17 अध्याय, 344 धाराएं, 344 धाराएं और 6 अनुसूचियां। याद रखने वाला फैक्ट है, 17 अध्याय, 344 धाराएं और 6 अनुसूचियां जो है वो इसके अंदर समाहित है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें अध्याय प्रथम की, हम थोड़ा जो है वो डिटेल में इसको लेंगे। हालांकि आपके जो है डायरेक्ट अध्याय 2 से शुरू हो रहा है, लेकिन हम जो है उससे बेसिक चीज तो हमें कवर करनी ही पड़ेगी कि सामान्य जानकारी तो हमें होनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी ये नहीं कहेगी कि सब 3 से आपने इसकी अनुमति से कैसे पूछ लिया। ठीक है, तो अध्याय फर्स्ट की हम बात करें, तो भाई अध्याय फर्स्ट जो है उसका सबसे पहले तो उसका नाम की अगर हम बात करें तो उसका नाम है प्रारंभिकी। क्या नाम है, प्रारंभिकी। अब इस फर्स्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को किसमें किया गया है, आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब दो पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है संक्षिप्त नाम, पहला जो भाग है उसमें क्या नाम लिखा है, संक्षिप्त नाम। दूसरी चीज इसके अंदर जो दी गई है वो है प्रसार, और तीसरी चीज इसमें जो दी गई है लागू होने की तिथि। तीन चीजें पहले पार्ट में दी गई है। पहली चीज क्या दी गई है, पहला है कि संक्षिप्त नाम की, ये जो एक्ट होगा इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। दूसरा इसमें आपको दिया गया है कि इसका प्रसार किस क्षेत्र तक सीमित होगा, और तीसरा दिया है कि इसके लागू होने की तिथि जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो तीन चीजें यहां दी गई है। सेकंड पार्ट में क्या दी गई है, मुख्य जो परिभाषाएं हैं, जो मेन जो परिभाषाएं हैं वो आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट में दी गई है। ठीक है, तो पहले में इतनी बात हम करेंगे, ज्यादा हम नहीं करेंगे। बेसिक सी चीज हम यहाँ पे एक छोटी सी और लिख लेते हैं कि भाई संक्षिप्त नाम जो है हमने देख लिया। संक्षिप्त नाम इससे क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 में डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, ये तो हो गया इसका संक्षिप्त नाम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये पूछा जा सकता है भाई इसका प्रसार कहाँ कहाँ होगा, ये कहाँ कहाँ विस्तृत होगा, ये चीज पूछी जाने वाली है। तो आप इसमें ध्यान रखना है कि छावनी बोर्ड को छोड़कर, भाई ये जो एक्ट है वो कहाँ का लागू होगा कि लोकल सेल्फ ग्रो गवर्नमेंट के जो जो भी है, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, हर जगह ये लागू होगा। लेकिन एक जगह नहीं होगा, और वो कौन सी जगह है, छावनी बोर्ड। कौन सी, छावनी बोर्ड। तो छावनी बोर्ड को छोड़ के संपूर्ण राजस्थान में जो है ये एक्ट लागू होगा। ये मोस्ट चीज है, ये आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, और लागू होने की तिथि की अगर हम बात करें कि जब राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होगी, ये एक्ट में स्टार्ट लिखा था कि राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद में जो तारीख निर्धारित की जाए, अनुमति उपरांत जो तारीख निर्धारित की जाए उस तारीख को ये जो है वो प्रवर्त हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चीजें इसमें आपके लिखी हुई है। बेसिक सी जानकारी हमने जो है वो इस एक्ट की अपने यहाँ पे ले ली। अब हम सीधे आते हैं अपने सिलेबस पे। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने सिलेबस की। क्यों करते हैं भाई, ये जो अभी तक की जो बातें हमने करी है, एक बार फिर से हम शॉर्ट में से इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो है वो 2009 का कौन सा था, 18वां एक्ट था। ठीक है, दूसरी चीज कब से शुरू हुआ, तो भाई भाद्र 20 शुक्रवार साके 1931, भाद्रपद मास की 20वीं जो तिथि है उसमें शुक्रवार का दिन था, साके 1931। और अगर हम एडी में बात करें तो 11 सितंबर 2009 को ही इसको अनुमति प्राप्त हुई, उसी दिन ये लागू हुआ। ठीक है, और राज्यपाल महोदय और अधिसूचना दोनों एक ही तारीख है, आपको दोनों चीजें आपको याद रखनी। ठीक है,
उसके बाद में भारत के गणराज्य के कौन से वर्ष में ये लागू हुआ, तो भाई 60वें वर्ष में ये लागू हो गया। अगली बात हमने इस पे कर ली क्या कि भाई इस एक्ट के अंदर अध्याय कितने हैं, तो 17 अध्याय है, 344 धाराएं और 6 अनुसूचियां याद रखनी है, 17, 344 और 6। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात करी तो जो पहला एक्ट है, पहला जो अध्याय है इसका, उसका नाम है प्रारंभिकी। और पहले अध्याय को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में 3 चीजें आपको दी गई है। पहली कौन सी, संक्षिप्त नाम, दूसरी उसका प्रसार, और तीसरी लागू होने की तिथि, तीसरी उसकी लागू होने की तिथि। ठीक है, तो संक्षिप्त नाम इसका वही रहेगा, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009। इसकी प्रसार की अगर हम बात करें तो प्रसार अपने लिए मोस्ट हो जाता है। प्रसार जो है वो कहां तक होगा, तो प्रसार इसका होगा आपका छावनी बोर्ड को छोड़ के जो समस्त क्षेत्र है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर में आता है वहां तक इसका प्रसार माना जाएगा। और लागू होने की तिथि की राज्यपाल महोदय से जब अनुमति मिल जाएगी उसके बाद में जो तारीख निर्धारित की जाएगी उस तारीख से ये लागू होगा, उस तारीख से ये प्रवर्त माना जाएगा। तो ये प्रारंभिक बात हमने कर ली। अब हमारे जो सीधा सिलेबस में है वो पहला जो ये अध्याय है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम कौन सा सिलेबस पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा। तो देखिए भाई दूसरा अध्याय पढ़ेंगे हम, अध्याय 2। पहली चीज तो आपको याद रखनी है अध्याय का नाम क्या है, क्योंकि वहां आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दे जाएगा अध्याय 3, 4, 5, 2 और उनके आगे नाम और फिर उनको मैच करवा दिया जाएगा। तो वहां आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि बेसिक होता है कि हम इस चीज को स्किप कर देते हैं। हम जब 4ठी 5वीं 6ठी 8वीं 10वीं में पढ़ते थे ना, उस टाइम पर भी कोई भी आदमी अगर मिलता था तो वो क्या कहता था, वो यही कहता था कि भाई चल कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटे, कि भाई 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ, तो चल तेरी हिंदी के पहले पाठ का नाम बता दे, यही पूछते थे। तो वहां हम उसको स्किप करते थे, इसलिए याद नहीं रहता था। तो यह याद रखना है, पहले पाठ का नाम है, दूसरे का नाम है नगर पालिका का गठन और शासन। तो देखिए 2 चीजें यहां पे निकल के आती है। पहली चीज क्या है, गठन प्लस शासन। भाई नगर पालिका का जो निर्माण होगा, जो गठन होगा वो कैसे होगा, बिल्कुल आराम से आप इसको पढ़िए। नगर पालिका का गठन कैसे होगा, कौन कौन से प्रोविजन है, और फिर उसका जो शासन है वो कैसे किया जाएगा, उसके कौन कौन से, ये इस अध्याय में हम पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धारा 3 की बात करते हैं। अब इसके अंदर धाराओं की बात करें तो धारा 3 से लेकर 50 तक गठन और शासन, पहला अध्याय जो है उसमें धाराएं कौन कौन सी वो भी याद रखनी है। 3 से 50 तक पहले में है, 3 से 50 तक पहले में है। तो गठन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले धारा 3 की बात करते हैं। धारा 3 का नाम क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन। याद रखना है, पूरी धाराएं हमें याद रखनी पड़ेंगी एक एक, ठीक है। तो पहली धारा है भाई नगर पालिका, पहले पार्ट की बात कर ली, नगर पालिका का गठन और शासन। धारा कौन सी, 3 से लेकर 50 तक ये इसमें इंक्लूड है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, नगर पालिका की धारा 3, एक्ट की धारा 3। तो नगर पालिकाओं का परिसीमन, नगर पालिकाओं का परिसीमन, परिसीमन आप जानते हो कि किसी जो क्षेत्र है उसका सीमांकन करना, डिमार्केशन करना, ठीक है। तो धारा 3 क्या कहती है कि राज्य सरकार, भाई परिसीमन कौन करेगी, क्वेश्चन सीधा बन रहा है, राज्य सरकार करेगी। और कैसे करेगी, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा। फिर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा क्या काम कर सकती है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा 5 काम करेगी राज्य सरकार। किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, कोई क्षेत्र जो नगर पालिका नहीं, कोई गांव है उसको क्या कर लेगी, नगर पालिका घोषित कर सकती है। किसी क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल कर सकती है, पहली चीज घोषित, दूसरी क्या कर सकती है, शामिल, तीसरी क्या कर सकती है, अपवर्जित कर सकती है। कोई क्षेत्र अपवर्जित का मतलब होता है बाहर निकालना, कोई क्षेत्र जो है वो नगर पालिका है तो ये क्या करेगी, राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उस क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर भी निकाल सकती है, या उसकी सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकती है। उसकी सीमाओं में और कोई बदलाव करना, सीमा घटानी है, बढ़ानी है, या जो और कोई चेंजेस करना है वो यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। एक नगर पालिका का किसी अन्य नगर पालिका में क्या कर सकती है, समामेलन कर सकती है। तो 5 बातें आपके यहाँ पे निकल के आई। कितनी बातें निकल के आई, 5 बातें। कि धारा 3 जो है, और 3 की भी कौन सी, एक, इसमें क्या लिखा है कि राज्य सरकार कौन करेगी,
राज्य सरकार करेगी। और कैसे करेगी भाई? तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करेगी। क्या करेगी? अधिसूचना जारी करेगी। और अधिसूचना में क्या करेगी? सबसे पहले 5 शब्द इसमें आए हैं, वो शब्द आपको याद रखने हैं। सबसे पहले घोषित, दूसरे शब्द आया शामिल, तीसरा आया अपवर्जित, और चौथा शब्द आया आपके समामेलन। ठीक है, घोषित कर सकती है, शामिल कर सकती है, समामेलन कर सकती है, और एक शब्द आया सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन। सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन। भाई पहले मैं आप 4 याद रख लो, आपका डिमार्केशन पूरा हो जाएगा कि किसी भी जो क्षेत्र है उसको नगर राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसका परिसीमन का मतलब भाई उसके अधिसूचना के द्वारा उसको नगरपालिका घोषित कर सकती है। दूसरी चीज उसको किसी नगरपालिका में शामिल कर सकती है। तीसरी, उसको अपवर्जित कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। ये शब्द जो है ना एक्ट के शब्द, अपवर्जित, समामेलन, इस तरह के शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां परीक्षा में डायरेक्ट यही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपवर्जित कर सकती है, उसमें शामिल कर सकती है, या उसकी सीमाओं में अगर नगरपालिका को कोई चेंज करना है, नगरपालिका की सीमाओं बढ़ानी है, घटानी है, कुछ करनी है, तो वो यहाँ पे कौन कर सकती है? राज्य सरकार कर सकती है, और अधिसूचना के द्वारा कर सकती है। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। धारा 3(1) में ये 5 शब्द है, ये 5 शब्द आपने याद रख लिए, धारा 3(1) आपके याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है कि जब इस आधार पे राज्य सरकार ने ये सब कर दिया, तो कोई क्षेत्र जो है वो नगरपालिका नहीं रहेगा। अगर उसको अपवर्जित कर देगी तो वो नगरपालिका नहीं रहेगा। उसके बाद में जो राज्य सरकार है उसे क्या क्या करना पड़ेगा? राज्य सरकार ने जब ये घोषित कर दिया तो उसके बाद में क्या करना पड़ेगा कि निर्वाचित नियत दिवस से 6 माह में करवाए जाएंगे। सॉरी, निर्वाचित नहीं, निर्वाचन। सरकार ने अगर किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किया है तो 6 माह के अंदर, नियुक्त दिवस से 6 माह में, प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि कितने माह में निर्वाचन होगा, तो 6 माह में निर्वाचन कराया जाएगा। अपवर्जित मामले में सदस्यों को हटाया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र को क्या किया जा रहा है, अपवर्जित किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य सरकार क्या करेगी कि वो मेंबर जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको भाई क्या कर देंगे, उनको हटा देंगे वहां से। ठीक है, पहली चीज क्या करी कि 6 महीने में चुनाव करवाएंगे। दूसरी चीज, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो मेंबर कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा। तीसरा चीज क्या है कि अगर नगरपालिका का समामेलन किया जाता है, नगरपालिका को, एक नगरपालिका को दूसरी नगरपालिका में शामिल किया जाता है, तो देखिए क्या होगा, तब नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य दूसरी नगरपालिका के सदस्य माने जाएंगे। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई नगरपालिका है ए नगरपालिका है। अब इस ए नगरपालिका में क्या हुआ कि ये बी नगरपालिका जो है इसको क्या कर दिया, इस ए नगरपालिका में शामिल कर दिया। ठीक है, बी नगरपालिका को ए नगरपालिका में शामिल कर दिया। तो इस जो बी नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, यानी जिसको शामिल किया गया ना, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो क्या होंगे, इसके क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। वो इसके क्या होंगे, सदस्य कहलाएंगे। तो मेन चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि भाई वो अध्यक्ष नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, उसके सदस्य कहलाएंगे। अध्यक्ष तो इसके जो एक के जो पहले थे ना वही रहेंगे। तो अगर किसी नगरपालिका में किसी अन्य नगरपालिका का समामेलन किया जाता है
उसको मिलाया जाता है, तो जो दूसरी नगर पालिका जो मिल रही है, ठीक है, जो उसमें शामिल हो रही है, उस नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके जो सदस्य हैं, वो प्रथम नगर पालिका यानी एक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य रहेंगे। आपको याद रह जाएगा, यानी इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य इसके क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो बातें हो गई। चुनाव 6 महीने में करा दोगे भाई। दूसरी चीज, भाई सदस्यों को हटाया जाएगा, क्यों हटाया जाएगा, अगर अपवर्जित हो गया, छतरी बाहर निकल गया। और तीसरी चीज है कि अगर ए में बी को मिलाया गया तो बी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य क्या हो जाएंगे, एक के क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। अगर दो नगर पालिकाओं का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया, अगर दो नगर पालिकाओं का विभाजन किया जाता है तो नवीन नगर पालिका के सदस्य उस क्षेत्र के सदस्य माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक नगर पालिका थी, यहां देखते हैं कि ए थी और इस ए से इन्होंने क्या किया, दो बना दी, ए और बी। अब क्या होगा कि इस मान ली ये जो बी नहीं बनी ना, इस क्षेत्र के जो भी मेंबर होंगे, इस क्षेत्र में जो भी सदस्य होंगे जो इस बी वाले क्षेत्र के होंगे, वो सारे यहां से कट जाएंगे और इस बी के सदस्य माने जाएंगे। सारे जो है किसके सदस्य माने जाएंगे, बी के सदस्य माने जाएंगे। तो याद रखने वाली चीज है कि राज्य सरकार किसी भी धारा 3(1) क्या कहती है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, हमने पीछे अभी पढ़ा है, घोषित कर सकती है, किसी अन्य नगर पालिका में शामिल कर सकती है, बाहर निकाल सकती है, इसके साथ साथ उसका समामेलन कर सकती है, दो को आपस में मिला सकती है, और उसकी जो सीमाएं हैं उनमें अन्य प्रकार से कोई परिवर्तन कर सकती है। और जब ये वो करती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 6 महीने में चुनाव कराने पड़ेंगे। उसको अगर जो अपवर्जित करती है यानी बाहर निकालती है तो सदस्यों को हटाना पड़ेगा। अगर उसको नगर पालिका को दो को आपस में मिलाए जाते हैं तो जो दूसरी नगर पालिका जिसको मिलाया जा रहा है उसके अध्यक्ष और सदस्य और उपाध्यक्ष जो है वो प्रथम नगर पालिका के क्या कहलाएंगे, अध्यक्ष, सॉरी, सदस्य कहलाएंगे। और अगर मान लीजिए विभाजन किया जाता है तो जिस क्षेत्र में विभाजन करके नई नगर पालिका बनी है तो उस नई नगर पालिका के जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उसके क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे, उसके सदस्य कहलाएंगे। तो धारा 3(1) का यहां तक का टॉपिक मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। धारा 3(1) होगी पूरी। अब 3(2), 3(1) पूरी होगी भाई। 3(1) में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 3(2) की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, गठन की बात कर रहे हैं हम उसको क्या बना रहे हैं, नगर पालिका बना रहे हैं। नगर पालिका बनाने की ट्रिक की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने नगर पालिका बना दी तो नगर पालिका बनाने के बाद में ये आपकी नगर पालिका की क्या हो गई भाई, सीमा हो गई। नगर पालिका 3(1) में नगर पालिका बना दी। अब आपकी बॉर्डर हो गया भाई, बॉर्डर के ऊपर तो चिन्हित तो करो कम से कम। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीमा चिन्ह लगाने पड़ेंगे। भाई यहां तक आपकी सीमा है। आप देखते होंगे ना, आप जब भी कभी जाते हो किसी नगर पालिका में तो इंटर होते हो और बाहर निकलते हो, वहां बड़ा बोर्ड लगा होता है और उसमें लिखा होता है फलानी नगर पालिका में प्रवेश करने पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, वो ये कि आपका स्वागत करने के लिए नहीं लगाते, वो इसलिए लगाते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि आप इस सीमा में प्रवेश कर चुके हो, नगर पालिका की सीमा है। अभी आपकी धारा 3(2) यही कहती है। 3(2) क्या कहती है कि भाई नगर पालिका के सीमा चिन्ह परिवर्तन। 3(2) में क्या है, नगर पालिका का सीमा चिन्ह परिवर्तन जिला कलेक्टर और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात। जब नगर पालिका बन जाएगी ना तो वहां पे उसके क्या लगाए जाएंगे, सीमा चिन्ह लगाए जाएंगे। लेकिन इन सीमा चिन्हों का अनुमोदन किससे करवाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका अनुमोदन कौन करेगा, मोस्ट है क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि इसका अनुमोदन किसके अनुमोदन के पश्चात लगाया जाएगा। तो या तो जिला कलेक्टर खुद अनुमोदित करेंगे या उनके द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा। हो सकता है उपखंड अधिकारी को कर दे, अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को कर दे, किसी को भी वो कर सकते हैं। तो 3(2) आपकी होगी। पहले में गठन हो गया, कैसे कैसे घोषित होगी, अपवर्जित होगी, समामेलन होगा, अन्यथा परिवर्तन होगा, वो बातें होगी। सेकंड में हमने बात कर ली क्या कि भाई सीमा चिन्ह परिवर्तन की बात कर ली। अब 3 में आ जाइए, धारा 3(3).
अब आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आरपीएससी जो है वो आपको ये नहीं पूछेगी कि धारा 3 में क्या है, आपको ये पूछेगी धारा 3(2) में क्या है, धारा 3(1) में क्या है, धारा 3(3) में क्या है। तो आपको धाराएं ऐसे याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, 3(3) में देखो कि जब कोई क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहे, 3(3) में क्या है कि कोई ऐसा हो गया कि कोई क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा। तो जब कोई क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा तो नगर पालिका में क्या चीजें होती है, 3 चीजें होती है। नगर पालिका के अंदर 3 चीजें होती है। तो भाई देखो, पहले आपने गठन कर दिया, दूसरे फिर क्या हो गया, बॉर्डर लाइन बना दी। अब आपने क्या किया था कि किसी क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर निकाल दिया, अपवर्जित कर दिया, वो नगर पालिका नहीं रहा। तो अब क्या होगा, तो उसकी ये कहां जाएंगी भाई, उसके पैसे है उसके खाते में, वो कहां जाएंगे, उसकी संपत्ति है वो कहां जाएगी, और उसके दायित्व वो कहां जाएंगे। अगले दो, यानी धारा 3(3) और धारा 3(4 दोनों इसी की बात करेंगे आपके। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी क्षेत्र को जब वो नगर पालिका नहीं रहेगी तो उसकी निधि, उसके प्रभार और उसकी संपत्ति और उसके अधिकार क्या किसमें समाहित हो जाएंगे, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। तो बस अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र नगर पालिका था और उसको निरस्त कर दिया गया, तो ये अधिकार किसमें निहित हो जाएंगे, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। ये कौन कह रहा है, धारा 3 कह रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो ये जो आगम है वहां से कोई टैक्स वगैरह लिया जा रहा है, वहां से कोई टैक्स लिया जा रहा है, तो उस टैक्स का क्या होगा। तो राज्य सरकार आदेश द्वारा उस क्षेत्र के फायदे के लिए उस टैक्स को खर्च कर सकेगी। राज्य सरकार जो है वो उस क्षेत्र के फायदे के लिए उस टैक्स को क्या कर सकेगी, खर्च कर सकेगी। तो ये चीज भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि भाई सारे अधिकार, दायित्व, निधि, संपत्ति, प्रभार सभी के सभी किसमें शामिल हो जाएंगे, नगर पालिका, सॉरी, राज्य सरकार में। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो वहां से जो आगम प्राप्त हो रहा है, वहां से जो इनकम हो रही है, उसको किसके लिए, उस क्षेत्र के फायदे के लिए खर्च कर सकते हैं। ये कौन सा करे, धारा 3(3). ठीक है, तो 3(1) में गठन किया, 3(2) में हमने क्या किया, सीमा चिन्ह लगाए, 3(3) में हमने क्या किया, तो भाई 3(3) में हमने कर दिया कि अपना निधि, संपत्ति और दायित्व। ठीक है, अब बात आती है 3(4) की। तो 3(4 भी इससे रिलेटेड ही है। 3(4) में आपको क्या करना है, 3(4) में इन्होंने कहा है कि जब कोई नगर पालिका को किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सीमा में शामिल कर लिया जाए, जब कोई नगर पालिका है उसको दूसरी नगर पालिका की सीमा में शामिल कर लिया जाए, तो उसकी निधि, उसकी संपत्ति और उसके दायित्व ये किसमें शामिल हो जाएंगे, तो ये उस स्थानीय प्राधिकारी में शामिल हो जाएंगे। यानी एक नगर पालिका को दूसरी में शामिल किया ना, तो उसकी निधि, संपत्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व और अधिकार जो भी चीजें थी वो किस में शामिल हो जाएगी, उसमें हो जाएगी। ठीक है, ये कौन कह रहा है, 3(4 कह रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको देखते हैं। तो 3(1) में तो हमने कर लिया गठन। ठीक है, 3(2) में हमने लगा लिया क्या, सीमा चिन्ह। सीमा चिन्ह 3(3) में हमने क्या किया, 3(3) में हमने कहा भाई नगर पालिका के संपत्ति, निधि, दायित्व और अधिकार ये किस में शामिल होंगे, क्योंकि यहां खत्म कर रहे थे, 3(3) में खत्म कर रहे थे, इसलिए किस में शामिल होंगे, तो राज्य सरकार में। किस में शामिल होंगे, राज्य सरकार में। और राज्य सरकार चाहे तो आगमों को उस क्षेत्र के फायदे के लिए क्या कर सकती है, खर्च कर सकती है। उसके बाद में बात आई है 3(4) की। तो 3(4) में भी आपको क्या यही सारी चीजें होंगी, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ इसलिए होंगी, सरकार क्या कर रही है कि खुद खत्म नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार में शामिल कर रही है। तो वहां पे ये किस में शामिल हो जाएंगे, अन्य प्राधिकार में। किसमें शामिल हो जाएंगे भाई, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार में शामिल हो जाएंगे। तो ये 4 धाराएं जो है ना, अच्छी तरह से आप याद कर लो, 3(1), 3(2), 3(3) और 3(4 इसी तरह से पूछा जाएगा। पूरे एक एक रट दो इसको। ठीक है, 1 में गठन है, 2 में सीमा चिन्ह है, 3 में स्थानीय प्राधिकार राजस्थान सरकार में निहित होंगे, और 4 में किस में निहित होंगे,
स्थानीय प्राधिकार में निहित होंगे। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है 3-5। 3-5 क्या कर रहा है, ठीक है। 3-5 कर रहा है कि नगर पालिका से अपवर्जित कर दिया जाए। जब किसी क्षेत्र को नगर पालिका से क्या कर दिया, अपवर्जित कर दिया जाए और दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए। कोई क्षेत्र था, उसको एक नगर पालिका से बाहर कर दिया गया, दूसरी नगर पालिका में शामिल कर दिया। यानी दो बातें आ गई। यहाँ जो लड़ाई है दो एनपी के बीच में है। यहाँ पे जो लड़ाई है वो दो नगर पालिकाओं के बीच में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक्ट पढ़ रहे हो ना 2009 का, तो इस एक्ट का मतलब जो है ये नहीं है कि नगर पालिका का मतलब नगर पालिका ही है। नगर पालिका के अंदर जो है, आप ध्यान रखें, नगर पालिका में 3 चीजें शामिल है। यहां नगर पालिका में 3 चीजों की बात हो रही है। पहली चीज कौन सी, जो सबसे छोटा होता है नगर पालिका बोर्ड, जहां आप ईओ बनोगे, ठीक है। दूसरी नगर परिषद, और तीसरी नगर निगम। ये 3 चीजें ध्यान रखें। यहां नगर पालिका का मतलब ये तीनों है। इस एक्ट के अंदर नगर पालिका का मीन्स ये तीनों है। आपको कहीं भी प्रश्न पूछा जाएगा और सिर्फ नगर पालिका शब्द यूज किया जाएगा, तो आप मानना कि इन तीनों की बातें हो रही। अगर सिर्फ नगर पालिका छोटी वाली की बात की जाएगी तो वहां बोर्ड शब्द लिखा हुआ आएगा, नगर पालिका बोर्ड शब्द लिखा आएगा, ठीक है। तो आप ये मानना कि हम तीनों की बात करें। तो यहां बात हो रही है 3-5 में, क्या कि कोई क्षेत्र जो है उसको एक से अपवर्जित करके दूसरे में शामिल किया गया। तो क्या करना है भाई, तो फिर उसके वो पैसे वैसे जिसके हमने पीछे 3-4 में 3-3 में बात करके आए, वो कहां जाएंगे। तो ये कह रहा है कि राज्य सरकार जो है वो नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी। राज्य सरकार नगर पालिका, दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श करेगी और फिर राजपत्र में प्रकाशन के द्वारा, राजपत्र में प्रकाशन के द्वारा अधिसूचना से दूसरी नगर पालिका को दे देगी क्या, निधि, संपत्ति और प्राधिकार। यानी उसकी निधि, संपत्ति, प्राधिकार, दायित्व जो भी है वो किस तरह से वितरण किए जाएंगे, नगर पालिकाओं से दोनों से डिस्कस करके और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करके जो है वो दूसरी नगर पालिका को देगी कि इसको कितना देना है और इसमें कितना रखना है, ठीक है। तो 3-5 भी अपना किससे रिलेटेड हो गया, इसी से रिलेटेड हो गया कि 2 एनपी है में इन सबका क्या है, विभाजन। तो राज्य सरकार क्या करेगी, परामर्श के द्वारा राज्य सरकार इनसे क्या करेगी, परामर्श करेगी और इनसे परामर्श करके जो है तो वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि भाई किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं दे। तो ये 3 से 5 तक हो गया, पहला गठन हो गया, दूसरा सीमा चिन्ह हो गया, और 3, 4 और 5 तीनों हो गए संपत्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित। पहला राज्य सरकार में निहित होगा, दूसरा स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगा, और तीसरा अगर दो एक से काट के दूसरे में मिलाया है तो फिर वो किससे होगा, वो अपना राज्य सरकार परामर्श के माध्यम से निर्धारित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है अपना धारा 3-5 हो गई, 3-6। अब देखो 3-6 क्या कर रही है, अब यहां अलग चीज आ गई। अभी संपत्ति प्राधिकार खत्म हो गया, अलग चीज आ गई। आवास गृह, विनिर्माणशाला और भंडार गृह उद्योग 2 की सीमा में हो। कई बार क्या होता है कि कोई आवास गृह है, कोई विनिर्माणशाला है या फिर कोई उद्योग है, 2 नगर पालिकाओं की सीमा में आ जाता है। तो वहां क्या होगा कि उसको किस में माना जाएगा, तो ये 3-6 कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार किसी एक का क्षेत्र घोषित कर सकती है। वहां राज्य सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार डायरेक्ट किसी भी एक का क्षेत्र घोषित कर देगी कि भाई ये फला नगर पालिका का है। यानी कोई भंडार गृह, कोई औद्योगिक क्षेत्र, कोई विनिर्माण क्षेत्र अगर 2 नगर पालिकाओं की सीमा में आ गया ना, तो राज्य सरकार इसको किसी एक का घोषित कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। 3-7 कह रहा है किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में
शामिल हो जाने पर सारे नियम उसी दिन से लागू होंगे। यानी मान लीजिए कि कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हो गया ना, तो नगर पालिका के सारे रूल्स उसमें उसी दिन से लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना धारा 3(7). ठीक है, 3(6) को एक बार फिर से देख लो कि कोई विनिर्माणशाला है, कोई उद्योग है, कोई भंडार गृह है, अगर 2 नगर पालिकाओं की सीमा में आ गया तो राज्य सरकार घोषित कर सकती है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी एक का। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, 7वां जो ये कह रहा है आपका कि किसी स्थानीय क्षेत्र को जिस दिन से नगर पालिका घोषित किया जाएगा उसी दिन से जो है वो क्षेत्र जो है वो क्या करना है, सारे नगर पालिका के नियम उसमें लागू हो जाएंगे। तो ये आपको धारा 3(7) जो है वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब चलते हैं 3(8) में। फिर धारा 3 खत्म हो जाएगी, धारा 3 को हम पूरा एक साथ देख लेंगे। ठीक है, 3(8) क्या करी हुई आपकी? 3(8) करी है कि जब किसी गांव को नगर पालिका में शामिल किया जाता है, जब कोई गांव है उसको नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो भाई वो क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। गांव कैसे कहलाएगा जब उसको नगर पालिका अर्बन एरिया बना दिया, रूरल से, तो गांव नहीं रहेगा, पहली चीज। दूसरी, नगर पालिका काम करेगी, वहां पंचायत काम नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तीसरी मेन चीज, वहां के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, भाई पंचायत होती है गांव में तो वहां तो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उस नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे, अध्यक्ष नहीं बनेंगे भाई, वो उसके अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अध्यक्ष कब बनेगा? जब मान लीजिए किसी गांव को क्या कर दिया जाता है, गांव को नगर पालिका घोषित करते हैं, एनपी घोषित करते हैं ना, जब किसी गांव को नगर पालिका घोषित करें तब जाके वो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, सरपंच अध्यक्ष बनता है, उप सरपंच जो है उपाध्यक्ष बनता है और वार्ड पंच जो है वो क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। लेकिन अगर किसी गांव को किसी नगर पालिका में शामिल किया जाता है पूर्ववर्ती, तो उसके जितने भी मेंबर होंगे ना, चाहे वो सरपंच है, चाहे उप सरपंच है, चाहे अध्यक्ष जो भी है, वो क्या कहलाएंगे, उसके अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, फिर है कि नवीन नगर पालिका घोषणा पर, जैसे हमने पहले बात करी कि अगर नवीन नगर पालिका घोषित करते हैं ना किसी गांव को, तो सरपंच तो क्या बनेगा भाई, अध्यक्ष, उप सरपंच क्या बनेगा, उपाध्यक्ष, और उसके जो मेंबर होंगे, जो वार्ड पंच होंगे, वो क्या बन जाएंगे, इसके मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, याद हो गया आपको? फिर है समस्त पावर नया में नीत, यानी वार्ड पंच इसके क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे, और जो सारे पावर हैं वो किस में निहित हो जाएंगे, नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। यानी उसकी सारी शक्तियां, पंचायत की जो सारी शक्तियां, उस क्षेत्र के जो सारे पावर हैं वो किस में शामिल हो जाएंगे, वो नगर पालिका में शामिल हो जाएंगे, नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। वार्ड पंच उसके सदस्य बन जाएंगे। और सबसे अंतिम बात है कि वहां पंचायती राज एक्ट 1994 जो है वो प्रवर्तन नहीं होगा, यानी वहां पे राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 जो है वो चालू रहेगा, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 लागू रहेगा। तो ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया अपना जब किसी गांव को क्या घोषित किया जाता है, नगर पालिका घोषित किया जाता है। तो अपन एक बार पीछे चलते हैं, देखो यहां तक हो गया, 3(5) हो गया था, 3(6), धारा 3(6) में हमने क्या किया, देखो ये तो हो गया था अपना, पहला गठन हो गया, दूसरा सीमा चिन्ह हो गया था, तीसरा, चौथा जो है और 5वां ये क्या हो गए, निधि से संबंधित हो गए। छठा जो है हमने बात करी थी विनिर्माण भंडार गृह और उद्योगशाला। विनिर्माण भंडार गृह और उद्योगशाला क्या है, 2 की सीमा में है, 2 की सीमा में, तो क्या करेंगे, 2 की सीमा में है तो राज्य सरकार क्या करेगी भाई, राज्य सरकार इसको 1 की सीमा में घोषित कर सकती है। राज्य सरकार उसको घोषित कर सकती है कि ये फला नगर पालिका की सीमा में, ये हमने 3(6) में पढ़ा है, ये किस में पढ़ा है, 3(6) में पढ़ा है। उसके बाद में हमने बात करी किसकी, 3(7) की, 3(6) में विनिर्माण वाला हो गया। उसके बाद में हमने बात करी किसकी, देखो 3(7) में हमने क्या पढ़ा कि सारे नियम जो है वो उसी दिन लागू होंगे जिस दिन नगर पालिका बनेगी,
समस्त नियम उसी दिन लागू होंगे। समस्त नियम जो है वो उसी दिन से लागू हो जाएंगे, ठीक है। और 8वां था 3(8) जो था वो था कि गांव को नगर पालिका घोषित करे, कि किसी गांव को नगर पालिका क्या करे, या तो करता है घोषित या फिर करते हैं क्या, शामिल। ये 8 जो है वो आपके क्लोज है धारा 3 में। नगर पालिका के गठन से संबंधित जो धारा 3 है उसमें आपके 8 क्लोज हैं, और इन 8 के आधार पे जो है आपके नगर पालिका का गठन हो गया। आप इसको जो है ना, मैं पूरा इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, अपना नोट्स भी आपको वहां से मैं अलग डालूंगा, ये क्लास से अलग डालूंगा, वहां से आप इसको देखें एक बार। ये जो हमने यहाँ पे जो पहला ये जो स्लाइड पूरी बनाई है नगर पालिका एक्ट की, कि किस में क्या है, कि 3(1) में क्या है, 2 में क्या है, 5 में क्या है, 7 में क्या है, वो देखें। और ये जो है ना इस टाइप से आप याद करें, इसको आप इस तरह से याद करें, तब जाके पार पड़ने वाली है। ऐसे डायरेक्ट धारा 3 में क्या है, गठन और परिसीमन, तो उससे पार पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी धारा 3, धारा 3 अपनी हो गई पूरी। अब चलते हैं अगली धारा 4 में। ठीक है, धारा 3 में 9वां क्लोज हो रहा है एक छोटा सा, उसको याद रखना कि भाई उस क्षेत्र को नगर पालिका जो घोषित किया गया है उसमें व्यवस्था करने के लिए सरकार जो है वो क्या कर सकती है, ये नया की जगह नगर पालिका है, सरकार क्या कर सकती है, सुकर बनाने के लिए नियम घोषित कर सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है आपका धारा 4। धारा 4, नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के उपबंधों के परिवर्तन से छूट। धारा 4 क्या है, उपबंधों के परिवर्तन से छूट। भाई राज्य सरकार चाहे तो लेखबद्ध कारणों से, देखिए पर्सन में लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज एक्ट की आएगी वहां पे, कि राज्य सरकार की इच्छा होगी तो लेखबद्ध कारणों से गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जो बोर्ड है उसको कुछ नियमों में छूट दे सकेगी, कि कौन से नियम वहां लागू होंगे और कौन से नियम लागू नहीं होंगे। ये किस में लिखा है, वो धारा 4 में ये चीज लिखा है कि लेखबद्ध कारणों से राज्य सरकार छूट दे सकती है। राज्य सरकार लेखबद्ध कारणों से, यानी लिखेगी, वो कारण लिखित में होने चाहिए कि इन कारणों से इसको इस नियम में छूट दी जाती है। और ये तब तक छूट रहेगी जब तक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा वापस उस छूट को वापस नहीं ले लेती है। कब तक रहेगी छूट की सीमा, कब तक रहेगी, तो छूट की सीमा जब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से वापस नहीं ले ले, जब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से वापस नहीं ले, तब तक जो है वो सरकार ये छूट जो है वो दे सकती है। ठीक है, तो धारा 4 में इतना ही है भाई। पहली धारा थी कि नगर पालिकाओं का परिसीमन, उसमें 9 क्लोज थे, हमने बात कर ली। उसके बाद में चौथी थी आपके, कौन सी, कि नगर पालिकाओं को कुछ उपबंधों में छूट, वो कौन दे सकती है, राज्य सरकार दे सकती है, और लेखबद्ध कारणों से देगी। और कब तक देगी, जब तक उसकी इच्छा हो, वो गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उस छूट को वापस ले सकती है, तब तक वहां वो नियम प्रवर्तनीय होंगे। फिर है नगरपालिका की स्थापना और निगमन। अब देखो आपने गठन कर दिया, आपने गठन कर दिया, गठन करने किया किसमें, धारा 3 में। उसके बाद में आपने सोचा भाई अपना जो है उसको क्या किया जाए, ये जो है अपना नगर पालिका वो नई नई बनी है, तो हो सकता है उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं हो, तो क्यों ना उसको कुछ छूट दे दी जाए। तो नगर पालिका को आपने छूट भी दे दी। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, धारा 5, धारा 3 में तो क्या था, नगर पालिका का परिसीमन, नगर पालिका का परिसीमन। 4 में क्या था, छूट, ठीक है। और 5 में क्या है, स्थापना और निगमन, सॉरी, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। इस तरह से भी याद रखना है, क्लोज भी याद रखने हैं, सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक बात कर लेता हूं छोटी सी, कि कोई भी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र, कोई भी शहरी क्षेत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है।
शहरी क्षेत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखो। पहला होता है संक्रमणशील क्षेत्र। कौन सा होता है? संक्रमणशील क्षेत्र। दूसरा जो होता है वो होता है लघुतर नगरीय क्षेत्र। लघुतर नगरीय क्षेत्र। और तीसरा होता है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र। अब ये जो एक्ट की लैंग्वेज है ना, ये तो हमें याद रखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज ही वहां परीक्षा में पूछ जाएगी। अगर अपन इस लैंग्वेज को चेंज कर देंगे तो भले आप कितनी एक्ट याद करो, कितनी आपको याद करो, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको याद रखना है संक्रमणशील क्षेत्र कौन सा होता है? जो ना तो गांव होता है ना शहर होता है, उसके बीच का हिस्सा हो गया। मतलब ऐसा गांव जो तेजी से शहरी रूप में हो रहा है, यानी कस्बा टाइप ही होगा। दूसरा होता है लघुतर नगरीय क्षेत्र, जो छोटा नगर होता है, ठीक है। और तीसरा होता है वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, जो बड़ा नगर होता है। और इन तीनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की स्वायत्त शासित संस्थाएं, शहरी स्वायत्त शासित संस्थाओं की स्थापना होती है। ये चीज आपको याद रखनी। देखो संक्रमणशील क्षेत्र में तो आपको ध्यान रखना है, जो बनता है उसको कहते हैं नगर पालिका बोर्ड। किसमें लिखा है? ये धारा 5 में लिखा है, ये भी ध्यान रखना है। 3 और 4 तो आपको याद होगी, 5 भी याद हो जाएगी अभी। तो किसमें लिखा है? धारा 5 में लिखा है। तो संक्रमणशील क्षेत्र होता है, उसमें तो क्या बनता है? नगर पालिका बोर्ड। याद रखना, नगर पालिका शब्द तो सबके लिए यूज हो रहा है, यहां पर क्या बात करें? नगर पालिका बोर्ड। यहां जो बनता है उसके लिए क्या होता है, यानी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए क्या बनता है? वो बनती है आपकी नगर परिषद। ठीक है। और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र जो होता है उसके लिए आपके बनता है क्या? नगर निगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में अगर इजी पेपर आए तो इस तरह से पूछा जाता है, टफ में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये 3 ध्यान रखना, संक्रमणशील क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड बनेगा। जो लघुतर निकाय है, लघुतर नगरीय क्षेत्र है, उसमें नगर परिषद बनेगी। और जो वृहत्तर नगरीय क्षेत्र है उसमें क्या बनेगी? तो उसमें आपके बन जाएगा नगर निगम। अब ये जो सारे के सारे बनेंगे उनके लिए एक, सबके लिए समान वो बनेगा अपना, क्या कह सकते हैं, समान एक बात जो है वो इससे रिलेटेड है, हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले निगमित निकाय होगा। सबसे पहली चीज ये निगमित निकाय होगा, ठीक है। इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा। शाश्वत उत्तराधिकार होगा। और तीसरी चीज क्या है? सामान्य मुहर होगी। वाद चला सकेगा। और इस पर वाद चलाया जा सकेगा। बस ये चीजें याद रख लो। और ये कि ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, ये बातें नगर पालिका के लिए, आपको नगर परिषद के लिए होंगी। और ये बातें जो है वो किसके लिए होंगी? नगर निगम के लिए होंगी। आपको याद रखना है कि नगर परिषद बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड जो होगा उसके क्या क्या होंगे? उसकी एक
निगमित निकाय होगा, एक कॉर्पोरेट बॉडी होगी। इसके अलावा उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, नहीं एक के बाद में दूसरा उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तीसरा उसकी एक सामान्य मोहर होगी। चौथा है कि उस पर वाद चला सकेगी, ये खुद जो है वो किसी पे वाद चला सकेगी, यानी एक विधि की इकाई होगी, ठीक है। और एक इस पर कोई दूसरा आदमी भी मुकदमा कर सकेगा, वाद चला सकेगा, यानी ये पार्टी बन सकेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तीनों पे लागू होती है, यही चीज इसमें है, यही चीज इसमें है। तो आपको धारा 5 यही कहती है कि ये जो है वो क्या है, एक संक्रमणशील क्षेत्र है। आपकी धारा 5 ये कहती है कि भाई जो संक्रमणशील क्षेत्र है, एक लघुतर नगरीय क्षेत्र है और एक वृत्तर नगरीय क्षेत्र है। तो जो संक्रमणशील क्षेत्र है वहां नगर पालिका होगी, लघुतर होगा उसमें नगर परिषद होगी, वृत्तर होगा उसमें नगर निगम होगा, ठीक है। और तीनों के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि ये निगमित निकाय होंगे, इनके ऊपर का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, इनकी एक सामान्य मोहर होगी, इन पे वाद चलाया जा सकेगा और इस पर ये जो है वो खुद भी किसी पे वाद चला सकेंगे। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। धारा कौन सी है? धारा 5 भी याद रखनी है, ठीक है। ये चीज हमने अभी पीछे जो है इसको अच्छी तरह से देख लिया कि नगर परिषद जो है लघुतर नगरीय क्षेत्र में होगी, नगर निगम जो है वृत्तर नगरीय क्षेत्र में होगा और नगर पालिका जो गठन जो है ये सारी चीजें होगी। अब उसके बाद में ये तीनों चीजें जो हमने बात कर ली धारा 5 में, उसके बाद में धारा 5 में कुछ बात और है, वो भी हम देख लेते हैं। एक चीज होती है आपकी कि कोई क्षेत्र ऐसा भी होगा जहां नगर पालिका गठित नहीं की जा सकेगी, कोई क्षेत्र ऐसा भी होगा जहां नगर पालिका गठित नहीं की जा सकेगी। अब वो क्षेत्र कौन सा होगा कि राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर दे। राज्यपाल किसी क्षेत्र को अगर औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट कर दे, घोषित कर देते हैं, तो उस क्षेत्र में क्या नहीं होगा, उस क्षेत्र में नगर पालिका नहीं बनेगी। ये याद रखना, धारा 5 में लिखा है क्या कि राज्यपाल महोदय अगर किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर देते हैं तो वहां पे क्या नहीं बनेगी, वहां पे नगर पालिका नहीं बनेगी। जैसे मान लो वो संक्रमणशील क्षेत्र है, वो लघुतर क्षेत्र भी है, वृत्तर क्षेत्र भी है, लेकिन वो फिर भी नगर पालिका नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? राज्यपाल महोदय ने वहां पे क्या कर दिया, उसको औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया। और ये औद्योगिक नगरी कैसे घोषित करेंगे? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखो, एक्ट में बिना अधिसूचना कुछ चेंज होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर वो वहां पे नगर पालिका नहीं बनेगी, ठीक है। अब काल में राज्य सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। राज्य सरकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व को देखते हुए वहां पे क्या कर सकेगी, वहां विकास प्राधिकरण कर सकेगी। वहां पे क्या कर सकती है? विकास प्राधिकरण कर सकती है। भाई आप यहां से दोबारा देखिए, आप जब राज्यपाल जी ने क्या कर दिया, किसी को औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया, किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी बना दिया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे नगर पालिका नहीं बनेगी, वहां पे नगर पालिका नहीं बनाई जाएगी। लेकिन राज्य सरकार ने कहा इसका तोड़ निकालो, ऐसे तो फिर हम फंस जाएंगे ना। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, उसका मान लो सांस्कृतिक महत्व है, सांस्कृतिक, पर्यटक और ऐतिहासिक, ये 3 महत्व हैं। तीनों में से कोई सा भी एक महत्व है तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसको नगर पालिका से अपवर्जित करके और बिना अपवर्जन के तो या तो वो क्षेत्र किसी ना किसी नगर पालिका में तो था, लेकिन जैसे ही राज्यपाल महोदय ने उसको क्या किया, औद्योगिक नगरी घोषित किया, तो वह नगर पालिका नहीं रहेगा।
तो राज्य सरकार क्या करेगी कि उसके ऐतिहासिक, उसके सांस्कृतिक और उसके पर्यटक महत्व के कारण उस क्षेत्र को या तो उससे नगर पालिका से अपवर्जित कर लेगी, या फिर बिना अपवर्जित किए भी वहां पे क्या कर सकेगी, विकास प्राधिकरण बना सकेगी। क्या बना सकेगी भाई? विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन वहां पे कर सकेगी, विकास प्राधिकरण बना सकेगी। ये याद रखना बस, राज्य सरकार विकास प्राधिकरण बना सकेगी। कब बनाएगी? जब किसी क्षेत्र का ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व हो, दोनों टॉपिक होंगे, नगर पालिका से बाहर भी कर सकती है, नगर पालिका में शामिल भी रख सकती है। और इतना ही नहीं, नगर पालिका अगर राज्य सरकार को लगता है, ये काम कौन करेगी? ये सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। और अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, नगर पालिका ही रखेंगे, तो योजनाबद्ध विकास हेतु नगर पालिका को अधिकार दे सकेगी। भाई अधिकार दे देगी, योजनाबद्ध विकास हेतु नगर पालिका को अधिकार दे सकेगी। तो ये बेसिक सा हो गया अपना, और ये धारा 5 हो गई पूरी। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक, और इसके साथ साथ धारा 5 भी हो गई आपकी पूरी। नगर पालिका की संरचना धारा 6 जो है वो हम पढ़ेंगे कल। तो इस तरह से हम जो है इसकी शुरुआत आज हमने की है, और आगे जो है हम थोड़ा टाइम बढ़ा के बहुत जल्दी 10-15 दिन में इसको कवर करेंगे। फिर आगे हम इसको रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट लाएंगे, टेस्ट सीरीज देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पूरी क्लास जो है वो मैं आपको उपलब्ध हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।